हेलो यूपीएससी एस्पायरेंट्स, मैं हूं संजना एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। इसमें हम देखेंगे आंसर राइटिंग टिप्स, जो कि ऑब्वियसली अभी ये स्क्रीन पर दिख ही रहा है। आंसर राइटिंग टिप्स के बारे में ये वीडियो होने वाला है। अभी मैंने रिसेंटली एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसमें मैं बच्चों को क्वेश्चंस डेली 5 शेयर करती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर एंड अपने व्हाट्सएप चैनल पर। उसमें बच्चे जो है वो क्वेश्चन को एनालाइज़ करते हैं और अपना आंसर लिख कर के मुझे शेयर करते हैं, या फिर उनका जो भी टॉपिक चल रहा है, वो जो भी टॉपिक पे अभी पढ़ रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट का, उसके ऊपर वो लोग अपने आंसर्स लिखते हैं और मुझे शेयर करते हैं, और मैं उन्हें इवैल्यूएट करके देती हूँ कि उस आंसर में और इम्प्रूवमेंट क्या हो सकते हैं, इम्प्रूवमेंट एरियाज़, या उनका नॉलेज गैप हो रहा है, या फिर और कोई अपनी इन्फॉर्मेशन वो लोग अपनी ऐड कर सकते हैं क्या। ये मैंने अभी प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने जब यहाँ पर 100 से 200 आंसर जब इवैल्यूएट करे, तो मुझे पता चला कि बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। ठीक है? इस प्रॉब्लम को मैंने थोड़ा-सा एड्रेस किया, और उसके बाद में अब इस वीडियो को मैं बनाने जा रही हूँ, ताकि उन बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए कि एक अच्छा आंसर हम कैसे लिख पाएँ। ठीक है? हर आंसर में हमें 1 से 2 मार्क एक्स्ट्रा सबसे लेना है। सारे एस्पायरेंट्स तो अच्छा आंसर लिखेंगे ही, पर हमें उनसे भी बेहतर आंसर लिख कर के एक डिसेंट स्कोर करना है अपना जीएस में, तभी जाकर के हमारा मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। ठीक है? तो जो कि यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल सारी एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए है जो यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल या और भी अदर जो स्टेट अपनी एग्ज़ामिनेशंस को प्रिपेयर कर रहे हैं, वो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख कर के अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि ये वीडियो को मैं 3 पार्ट में बनाने वाली हूँ, जिसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, ये तीनों पार्ट को हम अलग-अलग देखेंगे, ताकि हमें एक बहुत अच्छा आइडिया आ जाए कि हमें अपना आंसर स्टार्ट कैसे करना है, बीच में कैसे लिखना है और उसे एंड कैसे करना है। ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो हम स्टार्ट करते हैं अब। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो वीडियो है, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं इसमें सिर्फ इंग्लिश में ही कंटेंट दिखाऊँगी या सिर्फ हिंदी में ही। दोनों मीडियम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट वीडियो होने वाला है। आप लोग इसे ज़रूर देखें एंड तक। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट टिप, रीड द क्वेश्चन ट्वाइस। मतलब कि हर क्वेश्चन को हमें 2 बार पहले तो रीड करना है, ठीक है? पहला क्वेश्चन जैसे आपने पेपर में देखा, उसे एक बार पढ़ने में उतना आइडिया हमें नहीं आएगा। 2 बार उस क्वेश्चन को आप रीड करें अच्छे से, शांति से, और उसके बाद में आप डिसाइड करें कि अब ये क्वेश्चन किसके ऊपर पूछ रहा है, ठीक है? अब जो सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है अंडरलाइन द कीवर्ड्स, फोकस ऑफ द आंसर। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर दिया है कि हमें कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है क्वेश्चन के। अब कीवर्ड्स कैसे हम पहचानेंगे कि जिसके ऊपर हमारा क्वेश्चन घूम रहा है, मतलब कि जिसके बारे में हमें पूछा गया है, ठीक है? उसको हम अंडरलाइन करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, इंडियाज़ वार इंडिपेंडेंस वाज़ वॉन बाय द एफर्ट्स एंड सैक्रिफाइसेस ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द कंट्रीब्यूशन मेड बाय ट्राइबल वुमेन इन द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में मेनली पूछा क्या गया है, ठीक है? इसमें बोला है कि जो इंडिपेंडेंस जो है, उसका जो स्ट्रगल था, उसमें बहुत सारे अलग-अलग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है, उसका जो है सैक्रिफाइसेस और एफर्ट्स जो है, वो अलग-अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने किया है। उसमें हमें बताना है कि वुमेन्स का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है? तो इसमें हम देख लेते हैं कि हमारा मतलब कि इसमें हमें क्या-क्या हाइलाइट करना है, ठीक है? अगर हम एग्ज़ाम में हैं और अगर हमें हाइलाइट करना है, तो सबसे पहले हम करेंगे कि ट्राइबल वुमेन के बारे में पूछा है। वुमेन भी नॉर्मल सेक्शन से नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है ट्राइबल वुमन का जो नेशनल फ्रीडम में स्ट्रगल है, उसे हमें बताना है, ठीक है? और दूसरा एक वर्ड इम्पोर्टेंट हो जाता है इंडिपेंडेंस, ठीक है? तो ऐसे अगर करके अगर हम हाइलाइट कर लेंगे अपने क्वेश्चन में एक इम्पोर्टेंट कीवर्ड, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें आंसर किसके ऊपर लिखना है और हमें किसके अराउंड चलना है, ठीक है? इन्फॉर्मेशन हमारी किसके अराउंड चलती रहेगी। तो यहाँ पर हमें हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अगर हम देखें, तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बारे में हमें बताना है, और उसमें भी जो ट्राइबल वुमेन है, ट्राइबल वुमेन को हिंदी में क्या बोला जाता है? सॉरी, मेरी हिंदी थोड़ी-सी वीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि आदिवासी वुमेन जो है, उनके ऊपर हमें बताना है, मतलब आदिवासी महिलाएँ, ठीक है? स्वतंत्रता का संघर्ष में आदिवासी महिलाओं के द्वारा किए गए योगदानों की विवेचना कीजिए, ठीक है? इसके बारे में हमें बताना है। अब एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट कीवर्ड हो जाता है डिस्कस, ठीक है? हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। एक दूसरा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। अब ये डिस्कस के जो इंपॉर्टेंस है, ये हम आगे वाले सेक्शन में देखेंगे, जहाँ पर हम एक आंसर की बॉडी को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है? तो अभी यहाँ पर हमने 5 से 6 कीवर्ड जो है, उसे हमने हाईलाइट कर लिया। पहला है इंडिपेंडेंस, दूसरा है डिस्कस, तीसरा है ट्राइबल वुमन, और चौथा है नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है?
ये हमने अगर हमने ये हाइलाइट कर लिया तो हमें पता चल जाएगा कि हमें हमारा आंसर किसके अराउंड लिखना है, हमारे फैक्ट्स कैसे रहने वाले, हमारा डाटा किसके ऊपर रहेगा, ठीक है। होप इट इज़ क्लियर। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं कि हमें क्या देखना है, आईबीसी स्ट्रक्चर। आईबीसी स्ट्रक्चर मतलब कि यही हमारा जो आंसर का पैटर्न होता है प्रॉपर, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंट्रो में हम लिखते हैं अपने 2 से 3 लाइन या 3 से 4 लाइन्स, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो बॉडी है वो पूरा रहता है आंसर का, और उसके लास्ट में हमारी फिर से 3 से 4 लाइन का कंक्लूजन रहता है। तो ये हमारा प्रॉपर एक स्ट्रक्चर रहेगा किसका, आंसर का, ठीक है। सबसे पहले हमें इंट्रो देना है, इंट्रो देना ही है। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि हमें इंट्रो लिखना ज़रूरी है क्या? अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं देंगे तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपको उस टॉपिक के बारे में सब कुछ पता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको एक आइडिया है जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसके अराउंड, ठीक है। तो इसीलिए इंट्रो लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उससे आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी हो जाती है आंसर में, ठीक है। उसके बाद में बॉडी, जिसमें आप सब कुछ लिखेंगे, चैलेंजेस हो या सिग्निफिकेंस हो, जो कुछ भी पूछा गया है वो आपका सब कुछ बॉडी में रहेगा। उसके बाद में लास्ट में आंसर को कंक्लूड करना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एक चीज़ हम ये देखते हैं, बहुत सारे बच्चों का ये भी मतलब क्वेश्चन होता है कि कंक्लूजन क्यों ही लिखना है, सारा तो हमने बॉडी में बता दिया कि ये चीज़ें हैं। बट कंक्लूजन लिखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप आंसर को ऐसे ही मतलब बीच के नोट पे ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। आपने सब कुछ बता दिया, सब आप बता रहे हैं, इतने पे आप एक आंसर को नहीं छोड़ सकते, उसको आपको एक कंक्लूजन करके एक एंड, प्रॉपर एंड देना पड़ेगा, जिससे आपका समझा जाएगा कि आपका जो नॉलेज है वो एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो इसलिए हमें कंक्लूजन लिखना ज़रूरी है, जो कि 3 से 4 लाइन का रहेगा हार्डली, ज़्यादा बड़ा हमें लिखना नहीं है। इंट्रोडक्शन भी वैसे ही 3 से 4 लाइन का रहेगा, और उसके बाद में जो पूरा जो मैटर रहेगा वो हमारा बॉडी का रहने वाला है, ठीक है। अब आंसर का स्ट्रक्चर तो क्लियर हो गया, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के फॉर्म में लिखना है। अब उसके बाद में हम देख लेते हैं कि हमें लिखना कैसे है, मतलब कि राइट अकॉर्डिंग टू मार्क्स, हमें मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। सबसे पहले तो मेंस एग्जामिनेशन में ये देखना है हमें कि जो हमारा आंसर जो दिया रहता है, मतलब जो क्वेश्चन जो दिया रहता है और उसके लिए जो स्पेस दी होती है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होती है हमारे लिए, ठीक है। हमने जो जैसे कि कई बच्चे जो होते हैं 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, कोई 1-2 साल से करता है, तो 5-6 साल से कर रहा होता है, उनके पास में कंटेंट तो बहुत सारा होता है लिखने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है, नॉलेज की कमी किसी के पास नहीं होती, सबके पास में लिखने के लिए कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। बट हमें एक स्पेसिफाइड स्पेस में, एक 1 पेज में या 2 पेज में अपने आंसर को इतने अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है, ताकि इवैल्यूएटर को समझ में आए कि जो बच्चा है उसका नॉलेज इनफ है और वो ऑफिसर बनने के लायक है, इसलिए उनको नेक्स्ट स्टेज में भेजा जाता है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। इसीलिए जब हमें मतलब कोई भी क्वेश्चन दिया गया है तो हमें मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। हमें ऐसे ऐसे नहीं कि इर्रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हम लिखे जा रहे हैं और हम एक ही आंसर को 5 से 6 पेज लिख रहे हैं। सपोज़ करो कि अगर पॉवर्टी का अगर कोई टॉपिक आ गया और आपको उसके बारे में बहुत कुछ पता है, बहुत सारी स्कीम्स पता है, तो आप लिख रहे हैं उस पे बैठ कर के 3 से 4 पेज, और बाकी आपका पेपर ही छूट जा रहा है, लास्ट में 3-4 क्वेश्चन छूट जा रहे हैं आपके। तो ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है, इसीलिए आपको क्या करना है यहाँ पे, प्रॉपर्ली मार्क्स को ध्यान में रखते हुए और स्पेस को ध्यान में रखते हुए अपना आंसर को लिखना है। जैसे कि 10 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको 1 से डेढ़ पेज लिखना है, 150 वर्ड्स का रहता है, ठीक है। उसमें आपको इंट्रो अपना शॉर्ट रखना है। शॉर्ट कैसे, आप 2 से 3 लाइन का इंट्रो दीजिए अपना, जब 10 मार्क का क्वेश्चन है तो। और राइट टू द पॉइंट, राइट टू द पॉइंट मतलब कि जो आपकी बॉडी रहेगी, ठीक है, उसमें जो आपका कंटेंट रहेगा वो एकदम पॉइंट वाइज रहेगा। पैराग्राफ में आपको आंसर नहीं लिखना है 10 मार्क के लिए, क्योंकि जब हम पैराग्राफ लिखने जाते हैं तो हमारी स्पेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप ट्राई करिए कि आप अपना आंसर जो है उसको पॉइंट में ही रखें, ठीक है। उसके बाद में अगर हम 15 मार्कर क्वेश्चन अगर हम देख लें तो वो 250 वर्ड्स के लिए पूछते हैं, और ये इसके लिए हमें स्पेस रहती है पूरी 2 पेज। अब इसमें आपको बहुत स्मार्टली मतलब अपने 2 पेज में जो कंटेंट है उसको लिखना है। जैसे कि आप इसमें जो इंट्रो है, इंट्रो का जो पार्ट है और जो कंक्लूजन है वो आप थोड़ा-सा बड़ा लिख सकते हैं। 2 से 3 लाइन, नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो 1/4 ऑफ द पेज है उसमें आप अपना इंट्रो लिख दीजिए, ठीक है? जो लास्ट का जो 1/4 ऑफ द पेज है उसमें आप अपना कंक्लूजन लिख दीजिए, और ये जो पूरा पार्ट है, यहाँ पे आप अपनी बॉडी लिखिए, ठीक है? ऐसे आपको डिवाइड करना पड़ेगा सेक्शंस में, तभी जाकर के आप एक अच्छा आंसर लिख पाएँगे, ठीक है? कंटेंट आपको ध्यान में रख कर के लिखना है। तो कंटेंट आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रख कर के लिखना है कि आप कैसा लिख रहे हैं, वैल्यू एडिशन आपके आंसर में होना चाहिए, जो कि हम अभी आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया है कि हमें मार्क्स के अकॉर्डिंग एक आंसर को लिखना है, ठीक।
अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा कंटेंट जो रहेगा जीएस में, वो कैसा होना चाहिए, मतलब हमें लिखना क्या है मेन, ठीक है? जो जीएस का पेपर है, ये इसमें नाम में ही है कि जनरल स्टडीज़, आपको कोई भी एक टॉपिक में बहुत ही एक्सीलेंट एकदम डिग्री नहीं ले लेनी है, ठीक है? जैसे आप पॉवर्टी देख रहे हो या फिर अगर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर आप देख रहे हो, इसमें आपको एक ही टॉपिक पे बहुत ज़्यादा पीएचडी नहीं कर लेनी है, आपको नॉलेज होना चाहिए सब चीज़ का, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, उसी हिसाब से आपको अपना आंसर लिखना है, ठीक है? और जीएस के पेपर में ब्रेथ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी जाती है, मतलब ब्रेथ मतलब अगर हम देखें डेप्थ से ज़्यादा। अब ब्रेथ मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर आप एक आंसर लिख रहे हैं, ठीक है? तो आपने इंट्रो तो लिख दिया बहुत अच्छी तरीके से, 3 से 4 लाइन में कवर कर लिया। अगर 15 मार्क का क्वेश्चन है, तो 3 से 4 लाइन लिख लिया, और अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है, तो 2 से 3 लाइन लिख लिया, ठीक है? इंट्रो आपने बहुत अच्छे से दे दिया। अभी हम आगे देखने वाले हैं कि हमें इंट्रोडक्शन में लिखना क्या है मेनली। उसके बाद में अब हम देख लेते हैं कि बॉडी। बॉडी का ये पूरा खेल है, ठीक है? जब हम कंटेंट इन जीएस की बात करते हैं, तो हम मेनली बात करते हैं बॉडी की। बॉडी में क्या होता है कि आपको लिखना क्या है, इसमें हमको राइट अ डायनामिक आंसर विद डिफरेंट डायमेंशंस, मतलब कि अगर हमको पॉवर्टी के बारे में कोई अगर नॉलेज है, ठीक है? तो उसको हमें हर डायमेंशन के हिसाब से लिखना है, जैसे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ये जो डिफरेंट डायरेक्ट डायमेंशंस जो होते हैं, इसको हमें कवर करने हैं, ठीक है? ना कि सिर्फ हम एक पॉलिटिकल पॉइंट को पकड़ लिए और इसके बारे में हम अपना पूरा का पूरा 1 से 1.5 पेज भर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर मार्क्स उसी के मिलेंगे जिसमें आप अपने अलग-अलग डायमेंशंस कवर करेंगे, मतलब कि इवैल्यूएटर को समझ आएगा कि आपको एक टॉपिक से रिलेटेड हर एक डायमेंशन की इन्फॉर्मेशन है। मतलब आप एक टॉपिक पे पॉलिटिकली भी सोच सकते हैं, सोशली भी सोच सकते हैं, इकोनॉमिकली भी सोच सकते हैं। ऐसा एक इवैल्यूएटर को उससे समझ आता है, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली जब आप अगर देखें, तो जब कोई भी इवैल्यूएटर अगर अपना पेपर आपका पेपर चेक कर रहा है, तो उसको नहीं पता है कि आप 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं या 4 साल से कर रहे हैं, या आपकी प्रिपरेशन 10 साल से चल रही है। उसको कुछ नहीं पता है, या आपने 10 बार रिवीजन करी है, 5 बार रिवीजन करी है, उसको कोई लेना-देना नहीं है। उस टाइम पे उसके सामने सिर्फ आपकी ये आंसर कॉपी रहेगी, जिसमें आप अपना जितना मतलब डायनामिकली एक आंसर को लिख सकते हैं, अलग-अलग डायमेंशन से रिलेटेड, वही उसको पता चलेगा कि आपकी जो सोच है वो कितनी बड़ी है, ठीक है? तो आपको अलग-अलग डायमेंशंस में अपना आंसर को लिखना है। अब हम देख लेते हैं कि कौन से डायमेंशंस इसमें जो आते हैं। एक आ जाता है पॉलिटिकल डायमेंशन, ठीक है? पॉलिटिकल मतलब कि आपको अपने बॉडी में कैसे लिखना है, पॉलिटिकल पहले लिखना है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, और उसके 3 पॉइंट लिख देना है, ठीक है? उसके बाद में आपने आंसर में लिखा, मतलब ये बॉडी का चल रहा है अभी। बॉडी में सोशल एस्पेक्ट लिखा, उसके ऊपर आपने 2 से 3 पॉइंट लिख दिए, ठीक है? उसके बाद में आपने कोई भी एक टॉपिक को ले लिया, इकोनॉमिक, इसकी हेडिंग डाली और इसके आपने 2 से 3 पॉइंट लिख दिए। तो इससे क्या होगा कि एक एग्ज़ामिनर को ये समझ आएगा कि आपको उस टॉपिक के बारे में पॉलिटिकली भी पता है, सोशली भी पता है, इकोनॉमिकली भी पता है, ठीक है? और अगर आपको और ज़्यादा नॉलेज है, तो आप उससे रिलेटेड लिख दीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है? एक इंटरनेशनल एस्पेक्ट भी है, आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। एथिकल, जो एथिक्स में सबसे ज़्यादा काम आता है, और टेक्नोलॉजिकल, मतलब कि ये तो साइंस के पेपर में सबसे ज़्यादा काम आता है, ठीक है? और या फिर एनवायरमेंटल या ज्योग्राफिकल, अगर उसके आपको कोई चीज़ें पता है, तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है? अब इसका एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे आगे। तो अब देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है कि मेड ईज़ी फॉर इवैल्यूएटर। ईज़ी फॉर इवैल्यूएटर आप कैसे बना सकते हैं? मैंने इसके पहले बताया कि आपको जो अपना आंसर है वो पॉइंट्स में लिखना है। कोशिश करिए कि आप अपना आंसर पॉइंट्स में लिखें, ना कि पैराग्राफ में, क्योंकि अगर आप पैराग्राफ में लिख देंगे, ठीक है? तो मतलब इवैल्यूएटर को ये ढूँढने में बहुत मुश्किल हो जाएगी कि आपने कहाँ पर क्या लिखा है, ठीक है? पॉलिटिकल तो आपने यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पे आपने उसका एक पैराग्राफ लिख दिया। सोशल लिखा और यहाँ पे आपने उसका एक पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है? अब उसको यहाँ पे आपके जो पॉइंट्स हैं वो ढूँढने में बहुत मेहनत लगेगी, उससे बेटर है कि आप क्या करिए, ये अप्रोच को फ़ॉलो करिए। पॉलिटिकल एस्पेक्ट लिख दो, उसके 3 पॉइंट लिख दो, और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको बॉक्स में कर दो, या तो उसको हाइलाइट कर दो या उसे अंडरलाइन कर दो, ठीक है? सोशल एस्पेक्ट लिख दो, उसके 3 पॉइंट लिख दो, उसमें भी जो भी इम्पोर्टेंट लग रहा है वो हाइलाइट कर दो। इकोनॉमिक एस्पेक्ट लिख दो और उसमें 3 पॉइंट लिख दो, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है हाइलाइट कर दो। इससे क्या होगा कि जो इवैल्यूएटर है, वो आपके बाकी आंसर्स में ना जाते हुए उस पॉइंट को जल्दी देखेगा जहाँ पर आपने हाइलाइट किया हुआ है। तो इससे क्या हो रहा है कि इवैल्यूएटर का भी काम ईज़ी हो रहा है, ठीक है? अब उसका काम अगर आप ईज़ी कर देते हो, तो ऑब्वियसली आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिल जाएँगे। अगर जहाँ पर अ, आपको वो 5 से 6 मार्क देने वाला था एक 10 मार्क के आंसर में, हो सकता है वो आपको 6 से 7 मार्क दे दे, ठीक है? क्योंकि आपने उसका काम ईज़ी कर दिया। अब ऑब्वियसली
मतलब कि एक दिन में 100 से 200 अगर वो कॉपी अगर चेक कर रहे हो और उसमें अगर सभी में अगर वो पैराग्राफ में देखे और उनको हर एक में सबको सब कुछ ढूँढना है, तो ऑब्वियसली उनका भी दिमाग खराब होगा, इवैल्यूएटर का भी, कि मतलब यार कैसे आंसर लिखे, थोड़ा ईज़ी कर देते मेरे लिए। तो हो सकता है खुश होकर के आपको 1-2 मार्क एक्स्ट्रा दे दें, ठीक है? अब उसके बाद में चलिए बढ़ते हैं हम अब अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जिसमें हम एकदम डिटेल में देखेंगे कि हमको इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन में लिखना क्या है मेनली। सब्जेक्ट वाइज़ भी हम देखने वाले हैं और 1-2 क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर्स के, उसको भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको आंसर लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो, ठीक है? और तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पे भी देखिए, टेलीग्राम प को भी जॉइन करें और अपने आंसर्स लिख कर के जल्दी-जल्दी मुझे भेजिए। व्हाट्सएप चैनल भी है, उसको भी जॉइन करिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में सबकी दे दूँगी। एंड थैंक यू सो मच।